आप सभी का स्टडी घर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग त्रिभुजों का जो वर्गीकरण करेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, वह कोणों के आधार पर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भुजाओं के आधार पर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिभुजों का वर्गीकरण या त्रिभुजों के प्रकार, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोणों के आधार पर देखिए तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सम कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो तीन तरह के हो जाएंगे। सबसे पहला हम बात करें न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, उन तीनों कोणों को अगर देखें और तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब लेस देन 90 डिग्री हो, तीनों एंगल्स अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब अगर ट्रायंगल को हम ट्रायंगल ए बी सी बोल रहे हैं, नामकरण अगर कर दिया ए बी सी, तो जो तीनों एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। क्योंकि न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो तीनों एंगल क्या होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए, 90 अंश से छोटे होने चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या नाम देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और इनकी त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो इसके किसी भी दो एंगल का अगर हम सम करें, दो एंगल को जोड़ें, तो हमेशा तीसरे एंगल से बड़ा आएगा। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो किसी भी दो एंगल का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। यानी ए और बी को अगर ऐड करेंगे तो ये सी से बड़ा होगा, बी और सी को अगर ऐड करेंगे तो वो ए से बड़ा होगा, और अगर ए एंड सी को ऐड करते हैं तो ये बी से बड़ा आएगा। तो कोई भी दो एंगल का जो सम होगा, दो कोणों का जो जोड़ होगा, वो तीसरे से बड़ा होगा। इसी तरह भुजाओं के बीच भी संबंध होता है। भुजाओं के बीच क्या संबंध है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का अगर योग करेंगे तो तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर हम ए बी और ए सी के वर्ग को जोड़ दें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये तीसरी भुजा जो बी सी है उसके वर्ग से बड़ा होगा। इसी तरह किन्हीं भी दो का सम करेंगे, अगर ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर से बड़ा होगा, और अगर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर से बड़ा होगा। किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो साइड्स के वर्गों का जो सम होता है, स्क्वायर्स का जो सम होगा, वो तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा आता है। ठीक, तो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमें क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन सी इस निम्न में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो सकती हैं। ठीक, तीन तीन भुजाओं का एक सेट दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए ABCD, उनमें से बताना कौन सा न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं का सेट हो सकता है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया 8 4 7, इसको अगर ध्यान दें 8 4 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। दूसरे में दिया 2 3 4, तीसरे में दिया 9 15 12 और चौथे में दिया 3 2 1। तो इन सभी सेक्टर में अगर देखें तो जो परिभाषा हमने, जो डिफिनीशन देखा, जो प्रॉपर्टी देखा, उसमें क्या कहा गया कि न्यून कोण त्रिभुज अगर है तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर हम देखेंगे तो तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आना चाहिए। तो हम पहले पे चेक करते हैं, किसी दो भुजा का वर्ग करते हैं, 8 और 4 का वर्ग कर लेते हैं। 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 64 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा? 80, और 7 का वर्ग 49, तो इससे बड़ा है। बाकी सेट करके देख ले 4 और 7 का, तो 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 16 प्लस 49 करेंगे तो ये भी 8 का वर्ग आएगा 64। क्या ये बढ़ा रहा है? हाँ बढ़ा रहा है। 54 5 से 4 5 65 आ रहा है, बड़ा है। तो किसी भी दो भुजा का वर्ग हम करके देख रहे हैं, 8 और 7 का देखेंगे तब भी 4 के वर्ग से बड़ा आएगा। तो किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग करके देखा तो तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आया, इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। अब दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे तो सब फेल कर जाएंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया 2 3 4, अगर इसको हम देखें 2 3 4 को देखें तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 क्या हो गया? 13। इधर क्या है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 4 13, इधर 4 का वर्ग है 16। तो देख रहे हैं कि ये तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो जा रहा है।
दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा हो गया, इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज संभव नहीं है। ऐसे तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आएगा। तो याद रखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज अगर पूछ रहा है भुजाओं को दे करके, तो हम ये चेक करेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं कोणों को लेकर के। करा निम्न में से कौन सा न्यून कोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात नहीं हो सकता। अब उसमें कोणों का अनुपात जैसे पहले में ऑप्शन दिया है 2:5:8, इसको चेक करते हैं। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो उसके दो कोणों का जो योग होगा वो तीसरे कोण से बड़ा आएगा। दो कोणों का योग तीसरे कोण से हमेशा बड़ा आता है। यहाँ पे देखते हैं तो अगर इसका अनुपात दिया है 2:5:8, हम अनुपातिक गुणांक x मान लेते हैं, तो एक कोण हमारा हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 5x, तीसरा हो जाएगा 8x। अब जोड़ के देखते हैं, दो को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और तीसरा है 8। दो का जोड़ तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तो 5 और 2 7x, इस 8x से छोटा हो जा रहा है, यानी दो कोणों का योग तीसरे कोण से छोटा हो गया। इसका मतलब ये न्यून कोण संभव नहीं है। अगर न्यून कोण त्रिभुज होता तो दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा आना चाहिए था, नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा फेल कर गया, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में आप चेक कर लेंगे तो वो सभी न्यून कोण त्रिभुज के कोण की तरह से सेटिस्फाई कर जाएंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन 4:1:4 का दिया हुआ, उसको भी चेक कर लेते हैं। 4:1:4, तो अनुपातिक गुणांक x मान लेंगे तो हो जाएगा 4x, दूसरा हो गया x, तीसरा हो गया 4x। दो का सम करें, 4x और x मिलकर हो जाएगा 5x, इससे बड़ा आ रहा है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तभी 5x, इससे बड़ा आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x, इस x से बड़ा आ जाएगा। तो दो कोणों का योग तीसरे से बड़ा या न्यून कोण हो जाएगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आया तो न्यून कोण हो जाएगा। तो इस तरह से भुजा से और कोण के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब दूसरा जो त्रिभुज है वो हमारा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो। सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी जो दोनों कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे हो जाते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी दोनों कोण ऑलरेडी 90 से छोटे हो जाएंगे, तो ऐसे त्रिभुज को हम नाम देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण 90 से बड़ा होगा, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। और भी प्रॉपर्टीज पे बात करें तो इसमें क्या होगा कि दो न्यून कोणों का जो अधिक कोण होगा, अधिक कोण से कम होता है, मतलब दो न्यून कोणों को अगर हम जोड़ दें, दो न्यून कोण इसके अंदर है, एक अधिक कोण है, अगर दो न्यून कोणों को जोड़ दें तो वो अधिक कोण से यानी बड़े वाले कोण से कम आएंगे, उनका योग हमेशा कम आएगा। जैसे अगर एक हम अधिक कोण त्रिभुज ले लेते हैं, ले लिया एंगल ए बी सी, यानी एक त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, जहां ये कोण अधिक कोण है, ये 90 अंश से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण ए और सी होगा, इसका जो योग होगा ए और सी का, ये क्या आएगा, इस बी से छोटा आएगा। अधिक कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग बड़ी वाले कोण यानी अधिक कोण से क्या होता है, छोटा होता है। दो कोण न्यून कोण होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो अधिक कोण से छोटा आएगा, 90 यानी 90 से छोटा आएगा, मतलब अधिक कोण से छोटा आएगा। तो ये अधिक कोण, जब अधिक कोण होगा तो इस पे क्वेश्चन बनेंगे कि तीन कोण अनुपात दिया जाएगा, पूछेगा क्या ये अधिक कोण हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, दो छोटे वाले कोणों को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि क्या उसका योग तीसरे वाले से छोटा आ रहा है। अगर तीसरे से आ रहा है छोटा तो अधिक कोण वाले को सेटिस्फाई कर सकता है। चलिए अगला, अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किया जाए, त्रिभुज है, इसमें एक कोण सबसे बड़ा है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, तो इसमें जो ये अधिक कोण है इसके सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। जैसा कि त्रिभुज में एसी सबसे बड़ी भुजा है, बीसी और एबी इससे छोटी होंगी। तो जो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्गों का अगर योग किया जाए तो ये तीसरी भुजा के वर्ग से कम आएगा। न्यून कोण में क्या था, अधिक हो जा रहा था, इसमें क्या है, कम आएगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम आता है। तो अगर ये अधिक कोण त्रिभुज में बी अधिक कोण है यानी 90 से बड़ा है, तो इसमें जो AC स्क्वायर का वर्ग होगा ये बड़ा हो जाएगा किससे, BC स्क्वायर और AB स्क्वायर के योग से। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा आता है, कम आता है। ऐसा किसमें होता है, अधिक कोण त्रिभुज में।
तो अधिक कोण त्रिभुज में ओवरऑल क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक कोण 90 से बड़ा, दो कोण 90 से छोटे, दोनों 90 से छोटे वाले कोण न्यून कोणों का योग करेंगे तो अधिक कोण वाले से जो बड़ा कोण होगा उससे कम आएंगे, और छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा आएगा। ठीक है, इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, मजेदार क्वेश्चन, उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दे दिया, करा कि एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण क्यू अधिक कोण, कोई भी कोण दे सकता है, तो हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें अधिक कोण क्यू दे दिया है। चलिए ये दे दिया पी क्यू आर त्रिभुज हो गया, ये वाला कोण कह रहा अधिक कोण है। उसके बाद जो हमारा पी क्यू है इसका मान दे दिया है 11 और क्यू आर का मान दे दिया 15। ठीक, 11 और 15 कुछ भी दे सकता है, 11 और 15 लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 11 और 15 दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि क्यू इस पी आर का न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। ये अधिक कोण त्रिभुज है, मतलब क्यू एक अधिक कोण है, 90 से बड़ा है, ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे अपने आप। तो कह रहा है कि जो पी आर है इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, अधिक न्यूनतम लंबाई, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम लंबाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो न्यूनतम लंबाई अगर हमें इसकी ज्ञात करनी है तो अगर ये अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसकी शर्त क्या है कि जो तीसरी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, उसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्गों के योग से बड़ा होगा। तो हम कंडीशन लगा देंगे कि जो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ये छोटा होना चाहिए इससे बड़ी वाली भुजा से, यानी पी आर स्क्वायर से। इसी कंडीशन का उपयोग करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 11 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग, ठीक, इज लेस देन पी आर स्क्वायर। इसको सरल कर लें तो 11 का वर्ग 121, 15 का वर्ग 225, 121 प्लस 225 लेस देन पी आर स्क्वायर। इसको जोड़ लेते हैं, 5 1 6 2 2 4 346, ये आ गया पी आर स्क्वायर। तो जो पी आर स्क्वायर है 346 से बड़ा होगा, 346 से बड़ा होगा। अगर 346 का हम लोग वर्गमूल निकालें तो ये लगभग 18-19 के बीच में आएगा। क्या आएगा? 18-19 के बीच में आएगा। उस ये सबके वर्ग है 18 19 20 के, और ये 346 है, 346, तो ये कहाँ आएगा? 18 19 के बीच में कहीं होगा, 18 से लेकर 19 के बीच में होगा। तो जो पी आर स्क्वायर है इससे बड़ा होना चाहिए, और उसमें कह रहा है कि न्यूनतम बताइए, मतलब छोटा से छोटा, तो इससे बड़ा तो होना शर्त है, और कह रहा सबसे छोटा, तो हम वो देखेंगे जो इससे बड़ा है और सबसे छोटा है, इससे बड़ा और सबसे छोटा। तो वो क्या दिख रहा है? 361, यानी कि उसका वर्गमूल लेंगे तो 19। इसका मतलब जो हमारा पी आर होगा वो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से 19 हो जाएगा। चलिए अब अगला बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। इसमें शर्त क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, और जैसे ही एक कोण 90 अंश का होगा बाकी जो दोनों कोण होंगे वो 90 अंश से छोटे हो जाएंगे, यानी न्यून कोण हो जाएंगे। एक कोण 90 अंश हो जाएगा, बाकी दोनों 90 से छोटे हो जाएंगे। अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होता है, 90 अंश से बड़ा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों न्यून कोण होते हैं, तीनों 90 से छोटे होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो जाता है, बाकी दोनों 90 से छोटे हो जाते हैं। ठीक, तो 90 अंश का एक कोण होना चाहिए, शेष दोनों कोण अपने आप न्यून कोण हो जाएंगे, 90 से छोटे हो जाएंगे, और जो 90 से छोटे होंगे उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल 90 के बराबर ही आएगा। जैसे ए बी सी है, इसमें सी और ए न्यून कोण है और बी हमारा सम कोण है, तो जो एंगल ए होगा और एंगल सी होगा ये दोनों लेस देन 90 डिग्री हो जाएंगे, और इनका सम अगर यानी जोड़ दें दोनों को, ए और सी को, तो मिलके कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि टोटल 180 हो सकता है, ये 90 है, तो ये दोनों मिलके 90 होने पड़ेंगे, तभी 180 आएगा। तो ए और सी का योग 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो 90 अंश होगा, इस 90 अंश के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, सामने वाले को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, और बाकी एक हो जाता है बेस और दूसरा हो जाता है हाइट, ऊंचाई, या परपेंडिकुलर भी इसको कहते हैं। तो अगर हम इसको आधार बोल दें, इसको क्या बोल दें? आधार यानी कि बेस, तो दूसरा हो जाएगा हाइट यानी परपेंडिकुलर, पी। लंब भी हिंदी में लंब कहते हैं, लंब या ऊंचाई परपेंडिकुलर पी। बेस को इंग्लिश में शॉर्ट में बी बोल सकते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस से एच ले लिया और लंब को पी ले लिया। ठीक, एच बी पी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो एक आधार हो गया, एक लंब हो गया। इसमें भी अलग अलग आधार लंब हो सकता है। कैसे? हम कोण के आधार पर निर्धारित करते हैं, जैसा कि हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां भी बताया जाएगा कि जो कोण यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोण के लिए अगर देखेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। जिस कोण के लिए बात करें कोणे के लिए, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस वाले कोण के लिए देखेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जिस कोण के लिए देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और दूसरा आधार, और 90 के सामने तो कर्ण फिक्स है। तो कोण ए के लिए आधार कौन सा है? ए बी। लंब कौन सा? इसके सामने बी सी। कोण सी के लिए कहा जाता है इसके सामने ए बी लंब है और बी सी आधार है। ठीक, तो इस तरह से लंब आधार कर्ण। सबसे बड़ी इसमें भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक, अब एक आता टॉपिक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो संबंध बताता है कर्ण, लंब और आधार में। ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब और आधारों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। बाकी दोनों उससे छोटी होती हैं। उन दोनों का वर्ग करेंगे, अगर वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण के बराबर आएगा। बड़ी वाली भुजा कर्ण के बराबर आता है, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दे दिया ऐसे और नाम दे दिया इसका ए बी सी। तो यहां पर एक बिंदु दे दिया है डी और इसको मिला दिया, और मिलाने के बाद कुछ भुजाओं के लंबाई है, इसका 5, इसका 13, इसका 37। 5, इसका 13 और इसका 37। लंबाई किसका ज्ञात करना है? बीसी का। ए बी का तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो ज्ञात किसका करना है? बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बीसी की लंबाई हम तब ज्ञात कर सकते हैं, इस लंबाई को ज्ञात करना है तो अगर इस त्रिभुज, बड़ी वाले त्रिभुज जो है ए बी सी, इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। एक भुजा 37 दिया, दूसरी भुजा नहीं दी है, तो पहले हम दूसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए दूसरे वाले समकोण त्रिभुज की सहायता लेंगे, इस एबीसी एबीडी का। इसमें एक भुजा 13 है, एक भुजा 5 है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले इसको ज्ञात करेंगे और फिर जब ये निकल जाएगा तो इसकी उसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको ज्ञात करें, ए बी को ज्ञात करें। तो ए बी स्क्वायर बराबर, देखिए ये लंब है, कर्ण का वर्ग दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जब पक्षांतर कर लेंगे तो ए बी का वर्ग जो होगा कर्ण के वर्ग में से बी डी का वर्ग घटाना पड़ेगा। कर्ण हो जाएगा एडी का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 169 में से 125 घटाएंगे 144, तो ए बी का मान आ गया √144 यानी 12 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। अब 12 और 137 की 12 और 37 की सहायता से बीसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब बीसी स्क्वायर निकालना होगा तो कर्ण का वर्ग एसी स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग ए बी स्क्वायर कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे, देखिए अब स्क्वायर करके घटा भी सकते हैं या फिर अलजेब्रा का फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, एक बार दोनों को घटा लेते हैं, फिर दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 37 में से 12 घटेगा 25, एक हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? 37 में 12 जोड़ देंगे तो 49। तो 25 और 49। अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं? बीच में माइनस है, नहीं सही है, ये आ गया बीसी स्क्वायर का मान। तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, बीसी का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो 25 का अंडर रूट होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7, तो 5 7 35। कुल मिला के जो बीसी की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक और टॉपिक समझ लेते हैं आज, जिसका नाम है पाइथागोरियन त्रिक, जो समकोण त्रिभुज से ही संबंधित है। पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इंग्लिश में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हिंदी में भी पाइथागोरियन त्रिक बोल सकते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं। पाइथागोरियन त्रिक या ट्रिपलेट, त्रिक या ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है?
तीन पूर्णांकों का ऐसा समूह जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करता हो। तीन पूर्णांकों का एक समूह होगा जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर लेगा, मतलब उसमें से दो छोटे वाले का वर्ग करके जोड़ेंगे तो तीसरे वाले वर्ग के बराबर अगर आ जा रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगे। तो तीन पूर्णांकों का ऐसा समूह जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करता हो, या ऐसे कह सकते हैं तीन ऐसे पूर्णांक जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, वही कहलाता है पाइथागोरियन त्रिक। तो सबसे छोटा जो पाइथागोरियन त्रिक है वो होता है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 कुछ याद रखेंगे तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो वैसे भी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा तभी भी, लेकिन याद करने से कुछ टाइम बच जाता है। तो सबसे छोटा पाइथागोरियन त्रिक है 3, 4, 5। इसके अलावा कुछ पाइथागोरियन त्रिक और याद कर सकते हैं, जैसे 5, 12, 13, 7, 14, 25। 7, 14, 25 हो गया। उसके बाद 8, 15, 17, 1, 1 √2, 1 √3 और 2। उसके बाद 2n माइनस 2n n स्क्वायर -1 और n स्क्वायर +1। अगला है 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, देख करके ही आंसर आ जाएगा, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज और कि अगर कोई पाइथागोरियन त्रिक है, इसमें सेम संख्या से तीनों में गुणा कर दे या भाग कर दे तो जो आएगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आएगा, पाइथागोरियन त्रिक ही आएगा। जैसे अगर इसमें हम किसी एक संख्या से गुणा कर दे या एक संख्या से भाग कर दे, मान लिया हमने 2 से गुणा कर दिया सब में, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। ये भी क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 3 से गुणा कर दे तब भी, 4 से गुणा कर दे तब भी, किसी संख्या से भाग दे दे तभी भी। तो अगर ए बी सी पाइथागोरियन त्रिक है, ए बी सी पाइथागोरियन त्रिक है, तो ए बटे के, बी बटे के और सी बटे के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ए इंटू के, बी इंटू के और सी इंटू के, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। सेम संख्या से गुणा या सेम संख्या से भाग, पाइथागोरियन त्रिक ही देगा। तो क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है? ऑप्शन दिया है 6, 8, 10, पहला दे दिया 6, 8, 10। इसके बाद दूसरा ऑप्शन 5, 12, 14, 1, 2, 3 और तीसरे चौथे में कर दिया कि सभी। तो कैसे चेक करेंगे? अगर याद है 3, 4, 5 तो दिख रहा है उन्हीं का दो गुना किया हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो आसानी से कर सकते हैं, सेम संख्या से गुणा कर दिया, इसका मतलब भी एक ट्रिपलेट ही है। और नहीं तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दो छोटों का वर्ग कर दें, छोटे 6 और 8 है, 6 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 64 36 जोड़ देंगे आ जाएगा 100, और तीसरे वाले का 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ गया बराबर। इसका मतलब पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यहाँ पर आपको नोट्स दिख रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना।